Hello student, in this video we will see some of the important accounting concepts, principles and conventions. Also we will see some of the basics of accounting standards and about the IFRS, International Accounting Reporting Standard. Okay, so let's start. देखिए अभी क्या है जो अकाउंट्स हम जो प्रिपेयर करते हैं वो अकाउंट्स प्रिपेयर करने के लिए कुछ रूल्स एक्चुअली बनाए गए। वो रूल्स क्यों बनाए गए? क्योंकि हर एक अकाउंटेंट अलग अलग तरीके से अकाउंट्स प्रिपेयर कर सकता है। ओके, अलग अलग सिचुएशंस रहती है तो अलग अलग सिचुएशन का इंटरप्रिटेशन हर एक अकाउंटेंट अलग अलग तरीके से करके अलग अलग मेथड से वो अकाउंट्स प्रिपेयर कर सकता है। तो एक्चुअली हर एक जन कभी अलग अलग तरीके से कभी अकाउंट्स कभी प्रिपेयर करते जाएगा तो हमें इंडिविजुअल फर्म के अकाउंट्स हम अदर फर्म से हम कंपेयर नहीं कर सकते। और जो है हम वो जो अकाउंट्स जो प्रिपेयर करेंगे उस पर एक्चुअली कोई पर्सन जब वो अकाउंट देखेगा तो वो एक्चुअली बिलीव नहीं कर पाएगा, नहीं तो वो एक्चुअली विश्वास नहीं रखेगा कि ये अकाउंट एक्चुअली प्रॉपर है या नहीं है। वो एक्चुअली विश्वास नहीं रख सकता। तो इसकी वजह से कुछ रूल्स बनाए हुए हैं। ओके, वो रूल्स एक्चुअली बनाए हुए हैं, वो रूल्स फॉलो करके अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं। ओके, तो जो रूल्स और गाइडलाइंस जो प्रिपेयर करे हैं एक्चुअली वो एक्चुअली फॉलो करके एक्चुअली अकाउंट्स एक्चुअली प्रिपेयर किए जाते हैं। देखिए, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर द रूल्स एंड गाइडलाइंस विच आर डेवलप टू मेंटेन द यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी इन अकाउंटिंग रिकॉर्ड। ओके, तो हर एक के अकाउंट्स एक्चुअली यूनिफॉर्म होने चाहिए वो, और वो कंसिस्टेंटली उसी तरीके से प्रिपेयर होने चाहिए। तो इसकी वजह से कुछ रूल्स प्रिपेयर किए गए हैं, तो उसको एक्चुअली बोलते हैं जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, उसको बोलते हैं गैप। ओके, और ये जो है ना, ये जो रूल्स एक्चुअली प्रिपेयर किए गए हैं वो हर एक एक्चुअली अकाउंटेंट नहीं तो हर एक एक्चुअली बिजनेस एंटिटी एक्चुअली वो फॉलो करती है, और उसके बाद ही वो अकाउंट्स प्रिपेयर करती है। और ये अकाउंट्स हम क्यों क्यों प्रिपेयर करते हैं कि वो एक्चुअली जो इन्फॉर्मेशन है वो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है वो यूज़र्स से कम्युनिकेट करने के लिए हम अकाउंट्स हम प्रिपेयर करते हैं। ओके, तो जब वो अकाउंट रीड करेगा, जो अकाउंट जब पढ़ेगा तो उसको एक्चुअली उसमें कभी यूनिफॉर्मिटी रहेगी, उसमें कभी रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करके कभी अकाउंट्स कभी प्रिपेयर किए रहेंगे, तो वो एक्चुअली उस पर एक्चुअली वो मतलब वो एक्चुअली प्रॉपर तरीके से एक्चुअली रीड कर सकता है, और उसको एक्चुअली पता चलेगा कि बिजनेस फ्यूचर में ग्रो करेगा या नहीं करेगा। हमें एक्चुअली इस बिजनेस में इन्वेस्ट करना, इन्वेस्टर क्या देखेगा कि इस बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ओके, तो हर एक एक्चुअली जो यूज़र्स ऑफ अकाउंट्स है वो एक्चुअली कंफर्म हो जाएंगे, कभी ये अकाउंट्स हम प्रिपेयर करेंगे वो यूनिफॉर्म बेसिस से कभी प्रिपेयर किए रहेंगे तो। ओके, तो अभी हम देखेंगे कि अकाउंटिंग कंसेप्ट क्या है। तो अकाउंटिंग कंसेप्ट क्या है, तो वो एक्चुअल रूल्स है, जो रूल्स एक्चुअली अकाउंटेंट को फॉलो करना पड़ेगा। जो भी वो अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन करेगा तो वो ट्रांजेक्शन करते समय उसको वो रूल्स एक्चुअली फॉलो करना पड़ेगा, तो उसको हम बोलेंगे अकाउंटिंग कंसेप्ट। ओके, तो अकाउंटिंग कंसेप्ट आर द सर्टन रूल्स दैट आर अकाउंटेंट शुड फॉलो वाइल रिकॉर्डिंग द बिजनेस ट्रांजेक्शन एंड प्रिपेयरिंग द अकाउंट्स। ओके, तो ये जो रूल्स है वो एक्चुअली उसको फॉलो करना चाहिए, और वो हर एक अकाउंटेंट वो रूल्स एक्चुअली फॉलो करेगा तभी वो अकाउंट्स एक्चुअली प्रिपेयर करेगा, तभी उसको हम वैलिड एक्चुअली अकाउंट्स हम बोलेंगे। ओके, अभी देखिए अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स मतलब क्या है, जो भी रूल्स है और जो कन्वेंशंस है वो कभी फॉलो करेंगे तो उसको हम बोलेंगे वो कॉमनली हम उसको बोलेंगे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ओके, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या है? एज पर द अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, the accounting principles are general law or rule adopted or preferred as a guide to action, a settled ground or basis of conduct or practice। ओके, तो ये रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो फॉलो करके एक्चुअली उसके बेसिस से हम हमारा जो अकाउंट्स है वो हम प्रिपेयर करते हैं, तो उसको हम बोलेंगे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ओके, तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एक्चुअली फॉलो करने के लिए कुछ एक्चुअली कंडीशंस दिया हुआ है। वो क्या है एक्चुअली, वो रियल एजम्पशन के बेसिस पे प्रिपेयर होना चाहिए, मतलब अकाउंटिंग प्रिंसिपल रहने चाहिए, वो सिंपल रहना चाहिए, अंडरस्टैंडेबल रहने चाहिए। वो जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हम फॉलो करेंगे वो कंसिस्टेंटली हमें फॉलो करना पड़ेगा। ओके, तो इस तरह से कुछ एक्चुअली कंडीशंस दिया हुआ है जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो रहेंगे वो एक्चुअली प्रिपेयर करते समय। ओके, तो हम नेक्स्ट देखेंगे अकाउंटिंग कन्वेंशन क्या है। तो कन्वेंशन जो है वो कॉमन प्रैक्टिसेस है। ओके, मतलब नॉर्मली जो बिजनेस बिजनेस से जो प्रैक्टिस जो फॉलो करती है उसको हम बोलेंगे अकाउंटिंग कन्वेंशन। ओके,
हम सिंपल लैंग्वेज में हम बोलेंगे कि ये एक्चुअली कस्टम और ट्रेडिशन है। मतलब जो रूल्स, मतलब वो एक्चुअली लीगली उसके लिए अलग से लॉ नहीं है, उसके लिए लॉ में कुछ मेंशन नहीं है, लेकिन अ, लेकिन वो एक्चुअली नॉर्मली फॉलो किया जाता है, तो उसको हम बोलेंगे अकाउंटिंग कन्वेंशन। ओके। ये किस लिए एक्चुअली, देखिए, दे मेक अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन मोर क्लियर एंड यूजफुल। मतलब जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाएगा वो क्लियर एंड यूजफुल रहेगी, क्योंकि जो नॉर्मल जो प्रैक्टिस फॉलो होता है वो एक्चुअली यहाँ पर फॉलो किया जाएगा, तो इसकी वजह से वो एक्चुअली क्लियर हो जाएगा जो अकाउंट्स हम प्रिपेयर करेंगे वो, तो उसको हम बोलेंगे अकाउंटिंग कन्वेंशन। ओके। ये एक्चुअली कॉमनली जो अकाउंटिंग कन्वेंशन, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड कंसेप्ट, इसको एक्चुअली एक हम कंसेप्ट हम करेंगे, कहेंगे उसको, एक्चुअली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड करके हम कंसिडर करते हैं उस सबको एक्चुअली मिला के। ओके, तो हम देखेंगे अलग अलग अकाउंटिंग कंसेप्ट देखेंगे जो नॉर्मली फॉलो किया जाता है। कंसेप्ट, ये जो लॉ है, मतलब ये जो रूल्स है वो फॉलो किए जाते हैं अकाउंट्स प्रिपेयर करते समय। तो जो इम्पोर्टेंट जो कंसेप्ट है वो हम देखेंगे। तो जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। ओके, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। अभी ये कंसेप्ट क्या बोलता है कि जो बिजनेस है एंड उसका ओनर है, ये दोनों सेपरेट एंटिटी है। ओके, क्या बोलता है, वो बिजनेस है एंड जो ओनर है, अभी बिजनेस किसका रहता है, ओनर का ही बिजनेस रहता है, जो अभी सभी सोल प्रोप्राइटरशिप रहेगी, मिस्टर ए कभी उस बिजनेस का कभी ओनर है, तो हम क्या बोलेंगे, मिस्टर ए का बिजनेस है। ओके, लेकिन अकाउंट्स हम प्रिपेयर करेंगे तभी बिजनेस में मिस्टर ए अलग है एंड जो सोल जो बिजनेस है, सोल ट्रेडिंग का जो बिजनेस है, वो बिजनेस एक अलग अलग एक्चुअली एंटिटी है, वो दोनों अलग अलग करके कंसिडर करेंगे। ओके, तो उसके बारे में एक सिंपल एक एग्जांपल देखिए। जब जो मिस्टर ए है वो इन्वेस्ट करता है, कैपिटल इन्वेस्ट करता है 12 लाख रुपीज़ का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। ओके, तो जो 12 लाख रुपीज़ वो बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा, वो एक्चुअली बिजनेस के लिए वो एक प्रकार है बोरो किया हुआ है उसने मनी, किससे, ए से, मतलब ओनर से बिजनेस ने मनी बोरो किया है, वो बिजनेस को रिटर्न करना पड़ेगा ए को। और उस बिजनेस में उसने समझो 12 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट कर दिए, मतलब उसमें कैपिटल इंट्रोड्यूस कर दिया 12 लाख रुपीज़ का, और उससे उसने कभी इक्विपमेंट और फिक्स एसेट ले ली 10 लाख रुपीज़ के, और 2 लाख रुपीज़ का कैश, मतलब कैश उसने मेंटेन कर दिया। तो यहाँ पर एक्चुअली ये जो 10 लाख रुपीज़ है उसका हम कैपिटल करके कंसिडर करेंगे, उसमें से 10 लाख रुपीज़ के फिक्स एसेट हम कंसिडर करेंगे, 2 लाख रुपीज़ के हम कैश हम कंसिडर करेंगे। तो इस तरह से हम ये अलग अलग हम कंसेप्ट मेंशन, मतलब अलग अलग हम कंसिडर कंसिडर करेंगे। मिस्टर ए ने जो इन्वेस्ट किया है वो एक्चुअली बिजनेस के लिए वो बोरोइंग हो गई एक तरह से, मतलब ओनर को वो रिटर्न करना पड़ेगा। ओके, पर्टिकुलर सिचुएशन के बाद, तो एक प्रकार से वो उसकी लाइबिलिटी होगी, बिजनेस के लिए वो लाइबिलिटी होगी। ओके, तो बिजनेस के जो अकाउंट्स है वो अलग से मेंटेन किए जाते हैं एंड जो पर्सनल अकाउंट्स है वो अलग से मेंटेन किए जाते हैं। देखिए, एज पर दिस कंसेप्ट बिजनेस ट्रांजेक्शन टू बी रिकॉर्डेड इन बिजनेस बुक्स एंड ओनर्स ट्रांजेक्शन टू बी रिकॉर्डेड इन पर्सनल बुक। मतलब ओनर के लिए वो जो 12 लाख रुपीज़ है, ये जो 12 लाख रुपीज़ है वो उसके लिए इन्वेस्टमेंट है, लेकिन बिजनेस के लिए वो बोरोइंग है। ओके, तो इस तरह से एक्चुअली वो बिजनेस के बुक में वो लाइबिलिटी दिखेगी, बिजनेस के लिए वो लाइबिलिटी है। ओके, एंड ओनर के लिए वो इन्वेस्टमेंट है, तो ओनर के बुक में वो इन्वेस्टमेंट दिखेगी और जो बिजनेस के बुक में वो लाइबिलिटी दिखेगी। तो इस तरह से एक्चुअली अलग मतलब बिजनेस एंड ओनर ये अलग एक्चुअली एंटिटी है। तो ये कंसेप्ट ये बोलता है कि बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट क्या बोलता है कि ओनर एंड बिजनेस ये अलग एंटिटी है। ओके, अभी हम एग्जांपल नेक्स्ट हम कंसेप्ट देखेंगे मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। ओके, नेक्स्ट हम कंसेप्ट देखेंगे मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। अभी इस कंसेप्ट क्या, ये कंसेप्ट क्या बोलती है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, कि यहाँ पर हम खाली मॉनेटरी ट्रांजैक्शन हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन हम अकाउंट्स में हम मेंटेन नहीं कर सकते, हम अकाउंट्स में हम नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते। ओके, नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के लिए हमें अकाउंट्स में एक्चुअली हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते। जो भी ट्रांजैक्शन मॉनेटरी फॉर्म में हम रहेंगे वही ट्रांजैक्शन हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन हम यहाँ पर हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते। ये कंसेप्ट ये बोलता है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। ओके, और यहाँ पर भी रिकॉर्ड करते समय वो एक्चुअली उसकी क्या प्राइस रहेगी वो भी एक्चुअली यहाँ पर हम मनी मेजर करेंगे और वो मेंशन करेंगे एक्चुअली। तो यहाँ पर क्या है, एक्चुअली समझो एक एम्प्लॉय है, उस एम्प्लॉय को हम सैलरी देते हैं, वो सैलरी हम यहाँ पर रिकॉर्ड कर सकते हैं क्योंकि सैलरी हम मनी फॉर्म में हम दे रहे हैं। ओके, मनी और काइंड, मतलब मनी फॉर्म में हम यहाँ पर एक्चुअली दे रहे हैं, उसको हम बोनस दे रहे हैं, उसको हम सैलरी दे रहे हैं, तो वो हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। लेकिन वो जो
एम्प्लॉय है वो एम्प्लॉय का जो क्वालिटी है वो क्वालिटी हम यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं कर सकते। उसकी जो स्किल्स है वो हम यहाँ पर अकाउंट्स में हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते। ओके, लेकिन वो स्किल्स के लिए जो हम सैलरी देते हैं वो हम रिकॉर्ड करते हैं, मतलब सैलरी हम दे रहे हैं वो मॉनेटरी फॉर्म में दे रहे हैं, इसकी वजह से वो हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, लेकिन नॉन मॉनेटरी फॉर्म में जो भी रहेगा वो हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते। ओके, इट प्रोवाइड्स अ कॉमन यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। ओके, जो भी हम रिकॉर्ड करेंगे वो एक्चुअली मॉनेटरी फॉर्म में रहेगा तो ही हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, अदरवाइज हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते। ओके, ये कंसेप्ट, सेकंड कंसेप्ट ये बोलता है। उसके बाद हम नेक्स्ट कंसेप्ट देखेंगे, अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट और पीरियोडिसिटी कंसेप्ट। ओके, तो ये कंसेप्ट क्या बोलता है कि जो भी हम अकाउंट्स हम प्रिपेयर करेंगे वो स्पेसिफिक पीरियड के लिए हम प्रिपेयर करेंगे। ओके, तो एक स्पेसिफिक पीरियड मतलब 1 ईयर। ओके, 1 ईयर मतलब वो कैलेंडर ईयर रह सकता है, फाइनेंशियल ईयर रह सकता है, जो भी ईयर आप फॉलो कर रहे हैं जो अकाउंट्स प्रिपेयर करने के लिए, वो 1 ईयर का नॉर्मली पीरियड रहता है। और वो 1 ईयर के हम अकाउंट्स हम प्रिपेयर करेंगे। और 1 ईयर का जो भी एक्चुअली प्रॉफिट लॉस है वो हम अलग से हम फाइंड आउट करेंगे। उसके एक्सपेंसेस, उसके इनकम हम अलग से हम 1 ईयर में हम मेंशन करेंगे, और उसके बारे उसका एक्चुअली हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम प्रिपेयर करते हैं। ओके, मतलब वो उसका हम रिकॉर्डिंग करेंगे। ओके, तो इसको बोलते हैं अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट और पीरियोडिसिटी कंसेप्ट। ओके, हम जो नॉर्मली जो अकाउंट्स हम प्रिपेयर करते हैं वो 1 ईयर के लिए प्रिपेयर करते हैं, वो कैलेंडर ईयर रहेगा। कैलेंडर ईयर मतलब जनवरी टू दिसंबर जो कैलेंडर रहता है उसका, और फाइनेंशियल ईयर मतलब अप्रैल टू मार्च। ओके, ऐसे ईयर हमारा रहेगा, नॉर्मली 1 ईयर का रहेगा। ओके, हर टाइम 1 ईयर नहीं रह सकता। जब हम बिजनेस न्यू स्टार्ट करते हैं तो एक्चुअली जहाँ से हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं वहाँ से ईयर एंड तक हम एक्चुअली अकाउंट्स हम प्रिपेयर करेंगे। ओके, तो जो भी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो प्रिपेयर करेंगे, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वो हम प्रिपेयर करते समय हम नॉर्मली 1 ईयर का हम प्रिपेयर करेंगे, एक स्पेसिफिक पीरियड का हम प्रिपेयर करेंगे हर ईयर कंसिस्टेंटली। ओके, नेक्स्ट कंसेप्ट क्या बोलते हैं, कॉस्ट कंसेप्ट। अभी ये कॉस्ट कंसेप्ट में क्या है कि हम कुछ चीज़ें हैं वो हिस्टोरिकल कॉस्ट बेसिस से हम रिकॉर्ड करते हैं, मतलब जो फिक्स एसेट हम मेंटेन करते हैं, जो हम फिक्स एसेट हम रिकॉर्ड करते हैं वो हम कॉस्ट बेसिस, हिस्टोरिकल कॉस्ट बेसिस से हम रिकॉर्ड करते हैं। ओके, समझो हमने एक एग्जांपल देके यहाँ पर एक हमने समझो लैंड हमने परचेस कर दिया 1,50,000 के, 1,50,000 रुपीज़ को हमने लैंड हमने परचेस किया था 10 साल पहले। अभी उसका कभी आप वैल्यू देखेंगे तो वो 1,50,000 का लैंड का वैल्यू अभी 2 करोड़ रुपया हो गया है। ओके, लेकिन हमारे अकाउंट में वो एक्चुअली जो हमारा कॉस्ट प्राइस है ना, वही प्राइस को हम रिकॉर्ड करेंगे, वो 2 करोड़ रुपीज़ हम मेंशन नहीं करेंगे यहाँ पर, हम यहाँ पर कॉस्ट कंसेप्ट हम फॉलो करेंगे। ओके, तो इस तरह से एक्चुअली जो मार्केट वैल्यू हम डायरेक्टली हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे, जो कॉस्ट प्राइस है हिस्टोरिकल कॉस्ट बेसिस से हम यहाँ पर हम प्राइजेस हम रिकॉर्ड करेंगे, तो ये बोलता है कॉस्ट कंसेप्ट। ओके, कॉस्ट कंसेप्ट क्या बोलती है, वैल्यू ऑफ एसेट रिकॉर्डेड एट द एक्विजिशन कॉस्ट और परचेस कॉस्ट। इन अदर वर्ड इट इज़ अ हिस्टोरिकल कॉस्ट, मतलब वो हिस्टोरिकल कॉस्ट पे हम रिकॉर्ड करते हैं, जो परचेस प्राइस पे हम एसेट्स हम रिकॉर्ड करते हैं, मार्केट प्राइस पे हम रिकॉर्ड नहीं करते। ओके, नेक्स्ट कंसेप्ट क्या बोलता है, रियलाइजेशन कंसेप्ट और रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट। अभी ये कंसेप्ट क्या बोलता है कि जो भी हमें इनकम होने वाला है, जो भी हमें रेवेन्यू होने वाला है, वो हमें कब अकाउंट्स में रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, मतलब कब हम अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे, कब वो अकाउंट में हम रियल मतलब शो करेंगे, वो ये कंसेप्ट एक्चुअली बताता है। ओके, व्हेन द रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज, अब रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, ये कंसेप्ट उसके बारे में हमें बताता है। ओके, अभी कब रिकॉर्ड करेंगे, अभी ये देखिए यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है, एक सिंपल एग्जांपल है कि ए ने बी को ऑर्डर दे दिया, कुछ गुड्स, मतलब गुड्स का एक्चुअली ऑर्डर दे दिया, लेकिन वो गुड्स अभी तक मैन्युफैक्चर नहीं हुए। तो जिस दिन हम ऑर्डर देंगे तो उस दिन हम अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे क्या, तो नहीं। तो जिस दिन गुड्स एक्चुअली प्रॉपर तरीके से प्रोड्यूस हो जाएंगे और जब डिलीवरी हो जाएगी तभी हम उसका एक्चुअली रिकॉर्ड करेंगे। एक्चुअली पहले ही जब खाली ऑर्डर रिसीव होगा तो हम एक्चुअली उसका एक्चुअली रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो रिकॉर्ड कब करेंगे, जब गुड्स प्रोड्यूस हो जाएंगे और वो डिलीवर हो जाएंगे तभी हम उसका रिकॉर्डिंग करेंगे बुक्स में। तो इस तरह से एक्चुअली रिकॉर्ड कब करने का, मतलब रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करने कब करने का, उसके एक्चुअली यहाँ पर एक्चुअली इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है इस कंसेप्ट के हिसाब से। जब भी हमें, जब भी गुड्स और जो सर्विस है वो एक्चुअली डिलीवर हो जाएगी, वो सर्विस एक्चुअली बायर को रिसीव हो जाएगी और बायर हमें एक्चुअली अमाउंट जब पे करेगा तो तभी हम एक्चुअली वो हम अकाउंट्स में हम रियलाइज करेंगे, रिकॉग्नाइज करेंगे। ओके, ये बोलता है रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट।
नेक्स्ट कंसेप्ट है मैचिंग कंसेप्ट। अभी इसमें क्या है कि जो भी एक्सपेंसेस हम करेंगे वो हम, जो भी हमें रेवेन्यू रिसीव होगा वो एक्चुअली हम एक्सपेंसेस के साथ मैच करेंगे। ओके, नहीं तो जो भी एक्सपेंसेस होंगे वो एक्चुअली हम रेवेन्यू के साथ हम मैच करेंगे उस पर्टिकुलर पीरियड के लिए। ओके, तो ये बोलता है मैचिंग कंसेप्ट कि हम जितने हम एक्सपेंसेस करेंगे उसके बारे में कितना इनकम होता है वो हम वहाँ पर एक्चुअली एक मैच करके हम शो करेंगे। ओके, उसके बाद में है एक्रूअल कंसेप्ट। अभी एक्रूअल कंसेप्ट क्या बोलता है कि पर्टिकुलर पीरियड में जो भी एक्सपेंसेस हम करेंगे वो हम यहाँ पर मेंशन करेंगे, लेकिन वो हमने कैश फॉर्म में पे कर दिया और नहीं कर दिया तो भी हम उसका हम रिकॉर्डिंग कर पर्टिकुलर पीरियड में हम करेंगे। मतलब समझो सैलरी है, वो सैलरी हमने लास्ट मंथ का सैलरी, हम ईयर एंड हमारा है 31 मार्च। ओके, 31 मार्च का जो सैलरी है वो हमने समझो कुछ कारण की वजह से हम नेक्स्ट ईयर में हमने पे कर दिया। नेक्स्ट ईयर में मतलब 15 अप्रैल को हमने पे कर दिया, तो वो एक्चुअली पे हो गया। मतलब हम एक्चुअली कैश फॉर्म में हम पे कर रहे हैं एम्प्लॉय को 15 अप्रैल को, मतलब 15 अप्रैल मतलब नेक्स्ट ईयर आ गया, क्योंकि ईयर एंड क्या है 31 मार्च ईयर एंड था, 31 मार्च ईयर एंड था, लेकिन हमने पे कर दिया नेक्स्ट मंथ के 15 तारीख को, मतलब 15 दिन के बाद हमने वो सैलरी हमने पे कर दिया, तो भी हम वो सैलरी जो है वो करंट अकाउंटिंग पीरियड में शो करेंगे। मतलब वो एक्चुअल में हमने पे नहीं कर दिया, कैश बेसिस से पे नहीं कर दिया, लेकिन वो हम एक्रूअल बेसिस से हम रिकॉर्ड करेंगे। ओके, सेम सिचुएशन समझो कुछ इनकम ज़्यादा रिसीव्ड हो गया। ओके, समझो हमारा ज़्यादा रिसीव हो गया, नहीं तो हमने एक्सपेंसेस हमने ज़्यादा पे कर दिए, तो भी हम जितने एक्सपेंसेस करंट पीरियड के रहेंगे उतना ही हम करंट ईयर में हम मेंशन करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। मतलब समझो नेक्स्ट मंथ की सैलरी हमने करंट मंथ में हमें पे कर दिए। ओके, नेक्स्ट मंथ की सैलरी हमने करंट मंथ में हमने पे कर दी। ओके, तो हम जो नेक्स्ट मंथ की सैलरी है वो हम नेक्स्ट मंथ में ही शो करेंगे, करंट मंथ में हम शो नहीं करेंगे। वो एक्चुअली हम कंसिडर करेंगे, प्रीपेड करके कंसिडर करेंगे, और प्रीपेड करके वो माइनस करेंगे क्योंकि वो नेक्स्ट ईयर की है। ओके, तो यहाँ पर एक्चुअली प्रीपेड कंसेप्ट है, प्रीपेड आउटस्टैंडिंग, ये जो एक्सपेंसेस रहेंगे या नहीं तो इनकम रहेंगे वो हम करंट ईयर के इनकम एंड एक्सपेंसेस हम करंट ईयर में शो करेंगे, नेक्स्ट ईयर के रहेंगे वो नेक्स्ट ईयर में ही शो करेंगे। ओके, तो यहाँ पर एक्चुअली जब अकाउंटिंग है वो एक्रूअल बेसिस से जब फॉलो किया जाता है तभी ये एक्रूअल कंसेप्ट फॉलो होगी, लेकिन अकाउंट्स कैश बेसिस में भी फॉलो किए जाते हैं। ओके, अकाउंट्स हम कैश बेसिस या एक्रूअल बेसिस से हम फॉलो करते हैं। जब अकाउंट जब एक्रूअल बेसिस जब फॉलो होंगे तभी हम ये एक्रूअल कंसेप्ट हम अप्लाई करेंगे। ओके, तो करंट ईयर के एक्सपेंसेस और इनकम हम करंट ईयर में शो करेंगे, वो कैश में पे किया हुआ है या कैश में रिसीव्ड हुआ है ये हम इमटेरियल रहेगा वहाँ पर। ओके, करंट ईयर के जो एक्सपेंसेस रहेंगे वो करंट पीरियड के जो भी एक्सपेंसेस रहेंगे, नहीं तो जो भी इनकम रहेंगे वो हम करंट ईयर में हम शो कर देंगे। ओके, तो ये बोलता है एक्रूअल कंसेप्ट। नेक्स्ट है ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। ओके, अकाउंट्स में अभी कोई भी ट्रांजेक्शन रहेगा ना तो उसके दो इफेक्ट होने वाले। ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट के हिसाब से उसके हर एक अकाउंट, हर एक ट्रांजेक्शन के, कोई भी ट्रांजेक्शन रहने थे उसके दो इफेक्ट होने वाले। ओके, हमने कभी एसेट हमने कभी परचेस कर दिया तो हमारे पास एसेट आ जाएगी, तो एसेट्स हम रिकॉर्ड करेंगे, और उसी हिसाब से हमारा एसेट और एक एसेट हमारा कम भी हो जाएगा, हमारा कैश हमारा कम हो जाएगा, क्योंकि हम कैश हम पे करने वाले हैं तो हमारा कैश कम हो जाएगा। मतलब एक इफेक्ट हुआ एसेट हमारी बढ़ गई, दूसरा इफेक्ट हुआ हमारा एसेट हमारी कम हो गई। ओके, फिक्स एसेट हमारी बढ़ गई। ओके, 1 लाख रुपीज़ की समझो हमने कैश बेसिस से हमने एसेट हमने परचेस कर दिया। ओके, तो इसमें हमारे दो इफेक्ट हो जाएंगे, एसेट हमारी इंक्रीज हो जाएगी। ओके, एंड सेकंड इफेक्ट हो जाएगा हमारा कैश बैलेंस डिक्रीज हो जाएगा, मतलब एसेट डिक्रीज हो जाएगी। तो हर एक ट्रांजेक्शन के हमारे दो इफेक्ट हो जाएंगे। समझो हमने गुड्स हमने सेल कर दिए, तो यहाँ पर भी हमारे दो इफेक्ट हमारे हो जाएंगे, गुड्स हमारे सेल्स हो जाएंगे, मतलब गुड्स हमारे से जाएंगे तो गुड्स जाने वाला सेल्स का एक इफेक्ट हो जाएगा, और दूसरा इफेक्ट हो जाएगा हमारे पास कैश आ जाएगी। ओके, कभी हमने कैश बेसिस से कभी सेल किया रहेगा तो भी। ओके, तो उसके दो इफेक्ट हो गए, गुड्स चला गया और कैश आ गई। तो हर एक ट्रांजेक्शन के हमारे दो इफेक्ट रहेंगे। हमने जब वेजेस हम पेड करेंगे एम्प्लॉय को, हम सैलरी जब एम्प्लॉय को पे करेंगे तो उस टाइम पे भी दो इफेक्ट हो जाएगा। हम सैलरी हम पे करेंगे एम्प्लॉय को। ओके, तो हमारे से कैश हमारे चले जाएगा और सैलरी हमारी एक्सपेंसेस हमारे बढ़ जाएंगे। ओके, हमारा एक्चुअली एक्सपेंसेस हमारे क्रिएट हो जाएंगे, और हमारी एसेट हमारी कम हो जाएगी, हमारे कैश हमारी कम हो जाएगी। तो इस तरह से एक्चुअली दो इफेक्ट, हर एक ट्रांजेक्शन के दो इफेक्ट होने वाले हैं, उसको बोलते हैं ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। ओके, उसके बाद में है कंसेप्ट है मटेरियलिटी कंसेप्ट।
अभी इस कंसेप्ट में क्या बोलता है, मटेरियलिटी कंसेप्ट मतलब हर एक हमारे एक्सपेंसेस होने वाले हैं, हर एक इनकम होने वाला है। तो कभी वो मटेरियल रहेगा तभी वो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम सेपरेटली हम शो करेंगे, वो स्पेसिफिकली हम शो करेंगे, कभी वो मटेरियल रहेगा इन्फॉर्मेशन तब। ओके, कभी इमटेरियल इन्फॉर्मेशन रहेगा तो वो हम एक्चुअली ओमिट करेंगे, वो हम अलग से नहीं शो करेंगे, वो हम किसी और टाइप और पॉइंट में और हम चीज़ में वो मर्ज कर देंगे। ओके, तो मटेरियलिटी कंसेप्ट क्या बोलता है कि जो भी इम्पोर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन रहेगा, जो भी मटेरियल इन्फॉर्मेशन रहेगा, वो हमें डिस्क्लोज करना पड़ेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। ओके, क्या बोलता है मनी ये मटेरियलिटी कंसेप्ट, all the items having significant economic effect on the business of the enterprise should be disclosed in the financial statement, and any if insufficient item which will only increase the work of accountant will not be relevant to be users need शुड नॉट बी डिस्क्लोज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये क्या बोलता है कि जो भी मटेरियल इन्फॉर्मेशन रहेगी वो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम शो करेंगे, एंड जो भी इमटेरियल इन्फॉर्मेशन रहेगी कि वो एक्चुअली इतनी डिसीजन मेकिंग के लिए इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा यूजर्स ऑफ अकाउंट्स के, जो भी यूजर्स रहेंगे वो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखने वाला है उसके लिए जो इमटेरियल इन्फॉर्मेशन रहेगी वो हम शो नहीं करेंगे। अब ये डिपेंड करता है अमाउंट पे, साइज ऑफ बिजनेस पे, ये भी डिपेंड करता है। समझो मेरा बिजनेस है, मेरा एक्चुअली स्मॉल बिजनेस है, मेरा 10 लाख रुपीज़ का एक्चुअली मैंने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया करके एक्चुअली बिजनेस चालू किया है। ओके, तो मेरे लिए 1 लाख रुपीज़ की जो एक्सपेंसेस है, समझो मैंने कुछ एक्चुअली फिक्स सेट परचेस कर दी 1 लाख रुपीज़ की, तो 1 लाख रुपीज़ मेरे लिए मटेरियल इन्फॉर्मेशन रहेगी, क्योंकि 1 लाख रुपीज़ ये मेरे लिए एक्चुअली बहुत बड़े मतलब 10% ऑफ कैपिटल है। मतलब ये मेरे लिए एक्चुअली मटेरियल इन्फॉर्मेशन हुई, मेरे बिजनेस के लिए वो मटेरियल इन्फॉर्मेशन हुई। ओके, लेकिन आप कभी रिलायंस इंडस्ट्रीज देखेंगे कि वहाँ पर एक्चुअली हज़ारों करोड़ का एक्चुअली वो बिजनेस है। ओके, तो उसके लिए एक्चुअली 50,000 रुपीज़, 1 लाख रुपीज़ वो एक्चुअली कभी कभी वो इमटेरियल इन्फॉर्मेशन हो जाएगी, क्योंकि 1 लाख रुपीज़ उसके लिए एक्चुअली बहुत कम एक्चुअली अमाउंट है। ओके, 10,000 रुपीज़ बहुत ही कम अमाउंट है। तो हम देखेंगे, समझो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में शो करने के लिए वो मटेरियल है या नहीं है, वो डिपेंड करता है अमाउंट पे, साइज ऑफ बिजनेस पे, वो किस नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन भी इंपॉर्टेंट है। ओके, कभी ऑडिट फी आप पे कर रहे हैं तो एक्चुअली वो सेपरेटली शो करना एक्चुअली कंपलसरी है, तो नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन भी इंपॉर्टेंट है, कोई कौन से टाइप की इंफॉर्मेशन है। ओके, तो सेपरेटली डिस्क्लोज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, डिपेंड करता है। ये कंसेप्ट हमें बोलते हैं मटेरियलिटी कंसेप्ट, हमें बोलती है कि कौन सा आइटम हमें डिस्क्लोज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये भी किस किस पर डिपेंड रहता है कि अमाउंट क्या है, साइज ऑफ बिजनेस क्या है, नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन क्या, मतलब कौन से टाइप की इंफॉर्मेशन है। ओके, तो ये सभी एक्चुअली कंसिडर करके वो हमें मटेरियल जो भी फैक्ट रहेंगे वो हमें डिस्क्लोज करने पड़ेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, और इमटेरियल जो भी इंफॉर्मेशन रहेगी वो हम शो नहीं करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। ओके, तो ये है मटेरियलिटी कंसेप्ट। नेक्स्ट कंसेप्ट है कंजर्वेटिज्म और प्रूडेंस कंसेप्ट। ओके, अभी ये कंसेप्ट क्या बोलता है, कंजर्वेटिज्म स्टेट दैट द अकाउंटेंट शुड नॉट एंटिसिपेट इनकम एंड शुड प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस। मतलब आपको ऐसे लग रहा है कि अभी फ्यूचर में मुझे प्रॉफिट होने वाला है, फ्यूचर में प्रॉफिट होने वाला है, तो वो प्रॉफिट आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते, अभी प्रॉफिट हुआ नहीं है। जब तक एक्चुअल में प्रॉफिट नहीं होता है तब तक वो आप रिकॉर्ड नहीं करोगे। लेकिन आपको ऐसे लग रहा है कि फ्यूचर में आपको लॉस होने वाला है तो वो आप रिकॉर्ड करोगे अकाउंट्स में। कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट और प्रूडेंस कंसेप्ट क्या बोलती है कि जो भी फ्यूचर में आपको लॉस होने वाला है ऐसे आपको लग रहा है तो आप वो रिकॉर्ड करोगे अकाउंट्स में, और कभी आपको ऐसे लगता है कि प्रॉफिट होने वाला है तो वो आपको रिकॉर्ड नहीं करने का है जब तक एक्चुअल में प्रॉफिट नहीं होता है तब तक। लेकिन आपको ऐसे लगता है कि फ्यूचर में लॉस होने वाला है तो वो आप अकाउंट्स में आप रिकॉर्ड करोगे। ओके, एक एग्जांपल देखेंगे कि हमने अभी देखा एक्चुअली हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट, हमने कॉस्ट कंसेप्ट देखा, उसमें हमने क्या देखा कि फिक्स सेट हम रिकॉर्ड करते हैं कॉस्ट बेसिस से, मार्केट प्राइस पे हम रिकॉर्ड नहीं करते। तो ये जो है वो प्रूडेंस कंसेप्ट फॉलो कर रहा है, वो कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट भी फॉलो कर रहा है। ओके, वहाँ पर कॉस्ट कंसेप्ट भी फॉलो हो रहा है और वो कंजर्वेटिज्म भी कंसेप्ट फॉलो हो रहा है। कैसे, क्योंकि 1,50,000 की एसेट है, वो जो हमने 1,50,000 रुपीज़ को परचेस किया हुआ है, लेकिन अभी उसका कॉस्ट कभी 2 लाख रुपीज़ हो गया है, नहीं तो 2,50,000 रुपीज़ हो गया है, मतलब मार्केट प्राइस उसका उतना हो गया है। तो मार्केट प्राइस पे हम अकाउंट्स में नहीं शो करेंगे, हम कितने रुपीज़ को शो करेंगे, 1,50,000 को ही शो करेंगे, क्योंकि फ्यूचर में हमें मतलब मार्केट प्राइस उतनी हो चुके हैं, मतलब हमें अभी इनकम नहीं मिला है, हमें मिल सकता है इनकम,
कभी हम वो सेल करेंगे, तब एसेट हम सेल करेंगे तभी हमें इनकम मिल सकता है। मतलब इनकम मिल सकता है लेकिन मिला नहीं है। तो जब तक इनकम मिल नहीं रहा है तब तक हम अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ओके। जब जब हमें इनकम, हम जब वो एसेट सेल करेंगे 2,50,000 रुपीज़ को, तो हम इनकम हम शो करेंगे। ओके। लेकिन जब तक वो सेल नहीं होता है, मतलब वो हमें इनकम नहीं मिलने, मतलब मिल सकता है लेकिन मिला नहीं है, जब तक मिलता नहीं है इनकम तब तक हम अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। लेकिन समझो हमें हमने क्रेडिट बेसिस से किसी पर्सन को हमने गुड्स हमने सेल कर दिया। ओके। तो उसको बोलते हैं डेटर्स को, डेटर्स डेटर्स बोलते हैं उसको। जब हम किसी पर्सन को क्रेडिट बेसिस से गुड्स सोल्ड करते हैं, तो जो पर्सन ने हमसे गुड्स परचेस किया तो उसको बोलते हैं डेटर्स। तो डेटर्स से हमें पैसा आने वाला था, लेकिन वो पैसा अभी हमें लग रहा है कि अभी नहीं आएगा। अभी हमें लगता है कि वो पैसा नहीं आएगा, तो हम क्या करेंगे, उसका एक्चुअली रिकॉर्ड हम करेंगे, हम आरडीडी हम क्रिएट करेंगे, हम बैड डेट्स क्रिएट करेंगे। मतलब हमें फ्यूचर में वो पैसा नहीं मिलने वाला है, ऐसे हमें अभी एंटिसिपेट हो रहा है कि हमें वो लॉसेस होने वाला है फ्यूचर में, तो हम उसका आरडीडी क्रिएट करेंगे, रिजर्व हम क्रिएट करेंगे कि हमें लॉस होने वाला है फ्यूचर में। ओके। उसके हम बैड डेट्स हम क्रिएट करेंगे। ओके। मतलब हम एक्सपेंसेस हम कंसिडर कर, मतलब हम अकाउंट्स में उसका रिकॉर्ड करेंगे। फ्यूचर में लॉसेस होने वाला है तो हम अकाउंट्स में हम रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन फ्यूचर में प्रॉफिट होने वाला है तो हम अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो ये बोलता है कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट एंड प्रूडेंस कंसेप्ट। ओके। एंटीसिपेटेड प्रॉफिट हम अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, लेकिन एंटीसिपेटेड जो लॉसेस रहेंगे, पॉसिबल लॉसेस रहेंगे, वो हम अकाउंट्स में, फ्यूचर में लॉसेस होने वाला है ऐसे अभी हमें लग रहा है, एंटीसिपेट हम कर रहे हैं फ्यूचर में हमें लॉसेस होने वाला है, तो हम अभी अकाउंट्स में हम रिकॉर्ड करेंगे। ओके। उसका और एक एक्चुअली एग्जांपल है कि हम जब करंट एसेट जब हम रिकॉर्ड करते हैं, इन्वेंटरी आप जब हम रिकॉर्ड करते हैं अकाउंट्स में, तो कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच ओवर इज लोअर हम मेंशन करते हैं। ओके। मतलब समझो 10,000 रुपीज़ का इन्वेंटरी है, 10,000 रुपीज़ का स्टॉक है, और उसका मार्केट प्राइस है 9,000 रुपीज़। तो हम अकाउंट में रिकॉर्ड करते समय हम 9,000 रुपीज़ को रिकॉर्ड करते हैं। मतलब उसका हमें ऐसे लगता है कि फ्यूचर में हमें लॉस होने वाला है, क्योंकि मार्केट प्राइस उसका 9,000 है, मतलब हमें फ्यूचर में भी वो हमें 9,000 रुपीज़ को सोल्ड करना पड़ेगा, तो हमें लॉस हो रहा है ऐसे लग रहा है। तो हम क्या करेंगे, लॉसेस हम अभी से हम कंसिडर करेंगे, और अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते समय कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच ओवर इज लोअर हम मेंशन करेंगे, अकाउंट्स में हम रिकॉर्ड करेंगे। ओके। तो 9,000 रुपीज़ को रिकॉर्ड करेंगे, ना कि 10,000 रुपीज़ कॉस्ट प्राइस को। ओके। कॉस्ट प्राइस उसकी थी 10,000 रुपीज़, हम रिकॉर्ड करते समय 9,000 रुपीज़ को रिकॉर्ड करेंगे, मतलब हम 1,000 रुपीज़ उसके लॉसेस होने वाले हैं, हम ऐसे हम कंसिडर करेंगे। एंड हम ये प्रूडेंस कंसेप्ट यहाँ पर फॉलो करके 9,000 रुपीज़ को हम रिकॉर्ड करेंगे। एक्चुअली एंटीसिपेटेड जो लॉसेस है वो हम रिकॉर्ड करेंगे। ओके। लॉसेस हम कंसिडर करके लोअर प्राइस को हम मेंशन करेंगे। ओके। तो ये एक्चुअली कुछ इंपॉर्टेंट एक्चुअली कंसेप्ट है। ओके। देखिए स्टार्टिंग से कौन से हमारे कंसेप्ट हमने देखे, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, ये क्या बोलती है, बिजनेस एंड ओनर अलग सेपरेट एंटिटी है। सेकंड हमने कंसेप्ट देखा मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, यहाँ पर हमने देखा कि खाली मॉनेटरी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होता है, नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं होता है। उसके बाद में हमने अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट देखी, नहीं तो पीरियोडिसिटी कंसेप्ट देखी। इसमें हम पर्टिकुलर पीरियड के हम अकाउंट्स हम प्रिपेयर करते हैं, नॉर्मली 1 ईयर रहता है, वो कैलेंडर ईयर रहेगा, फाइनेंशियल ईयर रहेगा। जो बिजनेस जो 1 ईयर का फॉलो करना चाहता है वो 1 ईयर पीरियड हम कंसिडर करेंगे। यहाँ पर अकाउंटिंग पीरियोडिसिटी कंसेप्ट बोलती है कि हम पर्टिकुलर पीरियड के हम अकाउंट्स हम प्रिपेयर करेंगे, मतलब 4 साल के अकाउंट्स हम एक ही साल में नहीं प्रिपेयर करेंगे, तो 1 ईयर के हम अकाउंट्स हम प्रिपेयर करेंगे। ओके। उसके बाद में कॉस्ट कंसेप्ट बोलता है कि हम जो फिक्स एसेट्स हम जो रिकॉर्ड करते हैं, वो एक्विजिशन कॉस्ट को हम रिकॉर्ड करते हैं, वहाँ पर हिस्टोरिकल कॉस्ट बेसिस से हम रिकॉर्ड करते हैं। नेक्स्ट रियलाइजेशन कंसेप्ट और रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट हमने देखा, तो यहाँ पर मेंशन किया, मतलब ये कंसेप्ट बोलता है कि कौन कब अकाउंट्स में हम रिकॉर्ड करेंगे, कब अकाउंट्स में हम रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करेंगे, कब अकाउंट्स में हम रेवेन्यू रिकॉर्ड करेंगे। ओके। तो यहाँ पर जब जो प्रॉपर्टी और गुड्स है वो बायर को डिलीवर हो जाएगी, और जब बायर जब लायबल हो जाएगा वो उस गुड्स के पेमेंट करने के लिए, तब हम अकाउंट्स में वो रिकॉर्ड करेंगे, तभी उसका हम एक्चुअली अकाउंट्स में हम रिकॉग्नाइज करेंगे वो। नेक्स्ट मैचिंग कंसेप्ट, इस कंसेप्ट से क्या बोला है कि एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यू वो मैच करने पड़े, मतलब जो भी एक्सपेंसेस हो रहे हैं वो किस रेवेन्यू की वजह से हो रहे हैं, नहीं तो जो भी रेवेन्यू हुआ वो किस एक्सपेंसेस की वजह से हो रहा है, मतलब किस एक्सपेंसेस की वजह से रेवेन्यू हो गया है, तो वो हम मैच करके वहाँ पर एक्चुअली बताएंगे। ओके। तो उसको बोलते हैं मैचिंग कंसेप्ट। एक्रूअल कंसेप्ट, या एक्रूअल कंसेप्ट क्या बोलता है कि पर्टिकुलर ईयर के जो भी एक्सपेंसेस हुए हैं वो हम रिकॉग्नाइज करेंगे अकाउंट्स में, वो हम अकाउंट्स में कंसिडर करेंगे। कभी फ्यूचर एक्सपेंसेस कभी हमने पे कर दिए तो वो हम मतलब माइनस करेंगे, क्योंकि वो करंट पीरियड के एक्सपेंसेस नहीं है। कभी हमने करंट ईयर के एक्सपेंसेस नहीं पे किए तो भी हम वो अकाउंट्स में हम रिकॉर्ड करेंगे आउटस्टैंडिंग करके मेंशन करके, मतलब वो करंट ईयर में पे नहीं किए, नेक्स्ट ईयर में पे करेंगे, लेकिन वो करंट ईयर के एक्सपेंसेस है तो वो भी हम रिकॉर्ड करेंगे। सेम सिचुएशन इनकम के लिए,
कभी कुछ इनकम हमें ऑलरेडी हो गया, नेक्स्ट ईयर में जो रिसीव होने वाला था वो करंट ईयर में रिसीव हो गया, तो वो हम एक्चुअली माइनस करेंगे क्योंकि वो करंट ईयर के इनकम नहीं है। सेम सिचुएशन में हमें करंट ईयर में इनकम मिलने वाला था लेकिन वो एक्चुअली करंट ईयर में नहीं मिला। ओके, करंट ईयर में वो आउटस्टैंडिंग रह गया, तो वो भी हम एक्चुअली करंट ईयर में ही शो करेंगे क्योंकि वो करंट ईयर के इनकम है। ओके, तो मतलब करंट ईयर के इनकम और एक्सपेंसेस हम करंट ईयर में शो करेंगे। वो एक्चुअल में कैश में रिसीव्ड हुआ है या नहीं हुआ है वो इमटेरियल है। ये बोलता है एक्रूअल कंसेप्ट। उसके बाद में हमने देखा ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। किसी भी ट्रांजेक्शन के दो इफेक्ट होने वाले, उसके ड्यूअल इफेक्ट होने वाले हैं। एसेट बढ़ेगी नहीं तो दूसरी एसेट कम हो जाएगी, एक एसेट बढ़ गई तो लाइबिलिटी भी बढ़ जाएगी। ओके, एक लाइबिलिटी बढ़ गई तो दूसरी लाइबिलिटी कम हो जाएगी, तो इस तरह से हर एक दो इफेक्ट होंगे। ओके, हर एक ट्रांजेक्शन के दो इफेक्ट होने वाले, हम उसका एक्चुअली ड्यूअल रिकॉर्ड हम करने वाले, दो इफेक्ट हम देने वाले हैं। उसके बाद में हमने देखा मटेरियलिटी कंसेप्ट। कौन सी चीज़ मटेरियल है और कौन सी इमटेरियल है, वो एक्चुअली हमें जो भी इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमें रिकॉर्ड करते समय, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमें डिस्क्लोज करने के लिए मटेरियल है या इमटेरियल है, वो कुछ चीज़ों पे डिपेंड रहेगी। मतलब साइज़ क्या है बिजनेस का, कितने रुपीज़ की है वो, उसका नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है, वो एक्सपेंसेस और इनकम जो भी हम डिस्क्लोज करने वाले हैं अकाउंट्स में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, वो हम एक्चुअली उसके अब इम्पैक्ट देखेंगे। वो यूज़र की डिसीजन चेंज करने में उसका इम्पैक्ट रहेगा या नहीं रहेगा वो देखेंगे, और उसके हिसाब से हम रिकॉर्ड करेंगे। उसको बोलते हैं मटेरियलिटी कंसेप्ट। उसके बाद में हमने देखा कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट और प्रूडेंस कंसेप्ट। ये कंसेप्ट क्या बोलती है, जो भी फ्यूचर में लॉसेस होने वाले, एंटिसिपेटेड जो भी लॉसेस है वो हम अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन एंटिसिपेटेड कभी प्रॉफिट रहेगा तो वो रिकॉर्ड हम नहीं करेंगे जब तक वो एक्चुअल में रियलाइज नहीं होता प्रॉफिट, तब तक। जब वो प्रॉफिट एक्चुअल में रियलाइज हो जाएगा तभी हम रिकॉर्ड करेंगे। एंटीसिपेटेड प्रॉफिट हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे, लेकिन एंटीसिपेटेड लॉसेस के लिए हम प्रोविजन करेंगे। ओके, हम अकाउंट्स में हम रिकॉर्ड करेंगे। ओके, तो ये हमने कंसेप्ट हमने देख लिया। अभी हम कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में देखेंगे। व्हाट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड इंट्रोडक्शन टू IFRS देखेंगे, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। ओके, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है, ये एक रिटर्न पॉलिसी डॉक्यूमेंट है। Okay, accounting standards are the written policy document issued by the regulatory authority, expert accounting body, or by the government, covering various aspects of recognition, measurement, presentation and disclosure. Okay, of accounting transaction। accounting transaction का recognition कब करने का है, उसका मेजरमेंट कैसे करने का है, उसका प्रेजेंटेशन कैसे करने का है, और उसका डिस्क्लोजर कैसे करने का है, ये चार चीज़ें के बारे में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमें बताएंगे। ओके, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या है, रिटर्न पॉलिसी डॉक्यूमेंट है। जो भी हम अकाउंट्स हम प्रिपेयर करेंगे तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में जो भी चीज़ें मेंशन किया जाएगा वो हमें फॉलो कर, जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करना जरूरी है, वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये फॉलो करके एक्चुअली प्रिपेयर करेंगे। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में क्या क्या चीज़ें मेंशन की है कि जो भी अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन हुआ है उसका हम वो कब रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे, उसका मेजरमेंट कैसे करेंगे, उसका प्रेजेंटेशन कैसे करेंगे अकाउंट्स में, और डिस्क्लोजर कैसे करेंगे। ये चार चीज़ें मोस्टली हम यहाँ पर देखेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में। ओके, द अकाउंटेंट हैज़ टू adhere टू द वेरियस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड while प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द एंटिटी। मतलब कोई भी जो एंटिटी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करना जिसके लिए ज़रूरी है, मतलब जिसके लिए कंपलसरी है, वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करके ही अकाउंट्स प्रिपेयर करेगा। ओके, तो उसमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कौन सी चीज़ें हम देखेंगे कि ट्रांजैक्शन का रिकॉग्नाइज करेंगे कब करेंगे, मेजरमेंट कैसे करेंगे, प्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, और डिस्क्लोजर कैसे करेंगे, ये हम चीज़ें हम देखेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है, रिटर्न पॉलिसी डॉक्यूमेंट है। ओके, देखिए यहाँ पर भी वही मेंशन किया हुआ है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्रोवाइड द फ्रेमवर्क्स एंड स्टैंडर्ड अकाउंटिंग पॉलिसीज सो दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ डिफरेंट एंटिटीज बिकम कंपेरेबल। ओके, जो भी हम अकाउंट प्रिपेयर करेंगे कभी वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का भी फॉलो करके कभी प्रिपेयर किए रहेंगे तो वो कंपेरेबल रहेंगे। दो एंटिटी का हम अकाउंट्स हम कंपेयर कर सकते हैं, दो पीरियड का हम अकाउंट्स हम कंपेयर कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर क्या क्या होगा, रिकॉग्नाइज होगा इवेंट एंड ट्रांजेक्शन का। उसके बाद में मेजरमेंट होगा, इसमें दिस ट्रांजेक्शन से जो भी ट्रांजेक्शन रहेंगे उसका मेजरमेंट होगा, उसका प्रेजेंटेशन कैसे करेंगे अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वो हमें दिखाया जाएगा, और वहाँ उसका डिस्क्लोजर दिखाया जाएगा कि कैसे हम डिस्क्लोज करेंगे। ओके, मतलब कहाँ पर वो शो करेंगे उसके बारे में इंफॉर्मेशन, सभी जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में दिए गए हैं। ओके, रिकॉग्निशन, मेजरमेंट, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर।
ओके, तो ये एक्चुअली करने की वजह से क्या होगा, जो भी अकाउंट्स जो रीड करेंगे, जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट रीड करेंगे, जो यूजर्स ऑफ अकाउंट्स रहेंगे, जो स्टेक होल्डर्स रहेंगे, जो भी इन्वेस्टर रहेंगे, उनको एक्चुअली अकाउंट देखकर एक्चुअली पता चलेगा कि वो उस मतलब वो एक्चुअली प्रॉपर तरीके से एक्चुअली डिसीजन ले सकते हैं। ओके, उसके बाद में व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स एंड बेनिफिट्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या करता है, जो अकाउंटिंग पॉलिसीज है, जो भी अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस है, वो स्टैंडर्डाइज करके देता है। ओके, अलग अलग अकाउंटिंग पॉलिसीज रहती है, तो वो एक्चुअली स्टैंडर्डाइज करके देता है कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन ने, हर एक बिजनेस ने ये इसी तरह से एक्चुअली वो अकाउंट्स एक्चुअली प्रिपेयर करने एक समझो सिचुएशन रहेगी, तो वो उस सिचुएशन का अकाउंट्स में रिकॉर्ड कैसे करेंगे, उसके बारे में पूरा डिटेल में इंफॉर्मेशन वहाँ पर दिया जाएगा, तो एक्चुअली वो रिकॉर्ड करने में थोड़ा ईजी होता है। ओके, जो हम स्टैंडर्डाइज करके देते हैं, एक्चुअली स्टैंडर्डाइज हो जाता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की वजह से। उसके बाद में मेक द अकाउंटिंग स्टेटमेंट कंपेरेबल, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हम फॉलो करते हैं, तो वो स्टेट जो अकाउंटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो हमारे कंपेरेबल हो जाएंगे, एक बिजनेस से दूसरे बिजनेस का अकाउंटिंग हम कंपेयर कर सकते हैं। ओके, ड्यू टू फॉलोइंग द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हम फॉलो करते हैं, तो इसकी वजह से हम कंपेरेबल हो जाते हैं। दो कंपनी के अकाउंट्स हम कंपेयर करके देख सकते हैं, दो पीरियड के अकाउंट्स हम कंपेयर करके देख सकते हैं ड्यू टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। उसके बाद में हेल्प इंप्लीमेंट द नेसेसरी डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, जो भी एक्चुअली डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है एज पर द गवर्नमेंट, एज पर द लॉ, वो हम सभी का एक्चुअली डिस्क्लोजर हम कर पाएंगे। हम जब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जब फॉलो करेंगे, तो प्रॉपर तरीके से वो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज हो जाएगी, जिस मतलब गवर्नमेंट के लिए जो भी रिक्वायरमेंट रहेगा, जो भी लॉ लॉ रहेंगे, उसके लिए जो भी रिक्वायर रहेगा, उसका एक्चुअली प्रॉपर तरीके से एक्चुअली डिस्क्लोजर हो जाएगा फॉर जनरल पब्लिक, इन्वेस्टर्स एंड क्रेडिटर, मतलब जो भी यूजर्स ऑफ अकाउंट है, उसके लिए एक्चुअली प्रॉपर तरीके से डिस्क्लोजर हो जाएगा। जब हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जब फॉलो करेंगे, तो रिलायबिलिटी हमारी इंक्रीज हो जाएगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, कि वो प्रॉपर ही रहेंगे, उस पर रिलाय रह सकते हैं, जो भी यूजर्स ऑफ अकाउंट्स है वो रिलाय रह सकते हैं, वो एक्चुअली श्योरिटी हो जाएगी कि ये प्रॉपर तरीके से प्रिपेयर किए हुए, जब वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करके जब प्रिपेयर किए जाएंगे तब। ओके, प्रमोट द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ओके, ये जब हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जब फॉलो करते हैं, तो अकाउंटिंग स्टेटमेंट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, वो प्रॉपर तरीके से अंडरस्टैंड हो सकता है। अब आपको एक्चुअली ऑलरेडी पता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब इनकम स्टेटमेंट, मतलब रेवेन्यू अकाउंट्स, मतलब ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट एंड पीएनएल अकाउंट हम प्रिपेयर करेंगे वो, एंड बैलेंस शीट। ओके, ये हम प्रिपेयर करें फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, हम उसका एक्चुअली प्रॉपर तरीके से एक्चुअली अंडरस्टैंडिंग हो सकता है। अभी ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, उसके डिसएडवांटेजेस क्या रहेंगे, तो डिसएडवांटेजेस क्या रहेंगे कि ये रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने की वजह से ये वो रिजिड हो जाते हैं अकाउंट्स। ओके, प्रॉपर प्रिपेयर करने में थोड़ा बहुत एक्चुअली डिफिकल्टी क्रिएट हो जाती है। ओके, अभी खाली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करने की वजह से हमारा ग्लोबल अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस हम फॉलो नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। एक्चुअली ग्लोबल अकाउंटिंग प्रैक्टिस फॉलो करने के लिए हमें नेक्स्ट जो लेवल ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, मतलब आईएफआरएस है, इंडिया से, वो हमें फॉलो करने पड़ेंगे, तो एक्चुअली ग्लोबल अकाउंटिंग प्रैक्टिस वहाँ पर एक्चुअली मतलब अलग अलग कंट्रीज़ के अकाउंट्स हम एक्चुअली कंपेयर कर सकते हैं तभी। अभी खाली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जब हम फॉलो करेंगे, तो उसके लिए एक्चुअली हम विद इन कंट्री, मतलब विद इन इंडिया में जो भी अकाउंटिंग जो भी एक्चुअली ऑर्गेनाइजेशन है, उनके एक्चुअली हम अकाउंट्स हम कंपेयर करके दे सकते हैं, लेकिन ग्लोबल अकाउंटिंग प्रैक्टिस यहाँ पर फॉलो नहीं होती है। ओके, खाली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से मे नॉट बी एग्री विद द लॉ। अभी समटाइम्स क्या होता है कि जो भी लॉ में जो मेंशन किया हुआ है, वो एक्चुअली मतलब समझो लॉ कभी थोड़ा बहुत चेंज कर दिया, एक्चुअली चेंज हो गया, नहीं तो लॉ में कुछ चीज़ें ऐसे है वो एक्चुअली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में जो भी मेंशन किया हुआ है उससे एक्चुअली अलग है, तो वहाँ पर क्या होता है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फिर फॉलो नहीं करेंगे, तो वहाँ पर लॉ एक्चुअली ओवरराइड हो जाएगा, जो भी स्टैट्यूट में लिखा है, जो भी लॉ में लिखा है, वो एक्चुअली वो कंसिडर किया जाएगा। ओके, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कैन नॉट बी ओवरराइड द स्टैट्यूट, जो भी लॉ में लिखा है वो एक्चुअली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड उस पर भारी नहीं होगा, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कभी जो भी लिखा है वो एक्चुअली वहाँ पर इग्नोर किया जाएगा, जो भी लॉ में लिखा हुआ है वो कंसिडर किया जाएगा। ओके, तो स्टैट्यूट में क्या लिखा हुआ है, लॉ में क्या लिखा हुआ है, वो एक्चुअली कंसिडर किया जाएगा, वहाँ पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो नहीं कर सकते। द स्टैंडर्ड्स आर रिक्वायर्ड टू बी फ्रेम विद इन द एम्बिट ऑफ प्रिवेलिंग स्टैट्यूट, मतलब जो भी लॉ है उसके एम्बिट में रहकर हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमें प्रिपेयर करने पड़ेंगे, उससे बाहर हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कुछ भी नहीं रूल्स प्रिपेयर बना सकते। ओके, तो रूल बनाने के लिए हमें जो भी लॉ में लिखा हुआ है वो हमें देखकर एक्चुअली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमें प्रिपेयर करने पड़ेंगे। कभी लॉ में जो लिखा है वो कभी अलग चीज़ है, तो हमें लॉ में जो लिखा है वो हमें फॉलो करना पड़ेगा, वो ओवरराइड हो जाएगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के लिए। ओके,
अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मेक द चॉइस बिटवीन द डिफरेंट अल्टरनेटिव अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, डिफिकल्टी टू अप्लाई। अभी कभी कभी क्या होता है, अलग अलग अकाउंटिंग पॉलिसीज रहती है, वो अलग अलग अकाउंटिंग पॉलिसी डिफरेंट सिचुएशन में हम मेंशन कर सकते हैं, मतलब फॉलो कर सकते हैं। तो उस सिचुएशन में एक्चुअली अकाउंट्स एक्चुअली बनाने में एक्चुअली डिफ़िकल्टी आती है, क्योंकि अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग पॉलिसी एक्चुअली अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ होती है। तो इसकी वजह से एक्चुअली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वहाँ पर एक्चुअली चॉइस मेंशन, मतलब कौन सी पॉलिसी फॉलो करनी चाहिए, ये एक्चुअली चॉइस मेंशन करना एक्चुअली डिफ़िकल्ट हो जाता है। ओके, तो ये डिसएडवांटेजेस है, रिजिडिटी हो जाती है, ये ग्लोबल अकाउंटिंग प्रैक्टिस नहीं फॉलो कर रहा है, और एग्री कभी लॉ से एग्री नहीं कर रहा है, तो लॉ ओवरराइड करेगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कैन नॉट ओवरराइड द स्टैट्यूट, स्टैट्यूट पे लॉ को एक्चुअली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ओवरराइड नहीं कर सकता, तो लॉ वहाँ पर एक्चुअली भारी हो जाएगा, लॉ का एक्चुअली जो भी लिखा रहेगा वो फॉलो किया जाएगा। ओके, तो ये थे डिसएडवांटेजेस। ओके, अब हम नेक्स्ट हम देखेंगे आईएफआरएस। आईएफआरएस भी एक्चुअली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ही है, लेकिन इसका नाम पे ही आपको पता चल रहा है इंटरनेशनल अकाउंटिंग रिपोर्टिंग, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। तो ये इंटरनेशनली प्रिपेयर किया जाता है, मतलब ये इंटरनेशनली फॉलो किया हुआ एक्चुअली स्टैंडर्ड्स है। ओके, तो ये कभी फॉलो करेंगे ना, तो हम अलग अलग कंट्री के भी अकाउंट्स एक्चुअली कंपेयर कर सकते हैं। ये एक्चुअली लंदन में एक्चुअली ये फॉर्म हो चुका था, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने फर्स्ट या ऑफिशियल मीटिंग में उन्होंने एक्चुअली पब्लिश कर दिया 2001 में। लेकिन इंडिया में वो फॉलो कब हुआ, 2011 में। इंडिया में 2011 से एक्चुअली फॉलो कर दिया, वो करना एक्चुअली चालू कर दिया है। ओके, इसको बोलते हैं इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, आईएफआरएस। ओके, ऑब्जेक्टिव क्या है इसके, सिंगल सेट्स ऑफ ग्लोबल स्टैंडर्ड। तो ग्लोबली हर एक कंट्री के अलग अलग अकाउंट्स रहते हैं, अलग अलग एक्चुअली स्टैंडर्ड रहते हैं, तो ये अभी ग्लोबल स्टैंडर्ड हो गए। ओके, सभी कंट्री के हम अकाउंट्स है वो कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये ग्लोबल स्टैंडर्ड्स है। ओके, कन्वर्जेंस ऑफ नेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, तो ये एक्चुअली मतलब जो भी नेशनली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, मतलब हमारे यहाँ पर एक्चुअली आईसीएआई, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, ये हमारे लिए एक्चुअली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक्चुअली प्रिपेयर करते हैं। तो उन्होंने बनाए हुए जो स्टैंडर्ड्स है, वो स्टैंडर्ड एक्चुअली कन्वर्ज करने के लिए वो हमें मतलब ग्लोबली फॉलो करने के लिए हमें एक्चुअली ये फैसिलिटी हमें प्रोवाइड करता है। उसके बाद में ये ट्रांसफरेंट फॉर द यूज़र, ये एक्चुअली आईएफआरएस फॉलो करने की वजह से एक्चुअली जो भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रहेगी वो ट्रांसफरेंट हो जाती है। प्रमोट द यूज़ एंड रिगोरस एप्लीकेशन ऑफ स्टैंडर्ड। ओके, ये प्रॉपर तरीके से अकाउंट्स एक्चुअली फॉलो करने के लिए हमें एक्चुअली प्रॉपर तरीके से इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करता है। ओके, आईएफआरएस के बेनिफिट क्या है, तो ट्रांसपेरेंसी है, कंपेरेबिलिटी रहेगी, लो कॉस्ट ऑफ कैपिटल, एलिमिनेट्स द नीड्स ऑफ मल्टीपल रिपोर्टिंग, मतलब हर एक कंट्री में अलग अलग एक्चुअली स्टैंडर्ड होते हैं, तो हर एक कंट्री के लिए अलग अलग तरीके से हमें रिपोर्टिंग करना पड़ता है, तो ये एक्चुअली यहाँ पर एलिमिनेट हो जाएगा। ट्रू वैल्यू ऑफ एक्विजिशन, ओके, क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन हम कर सकते हैं कभी हम आईएफआरएस फॉलो कर रहे हैं तो। सेट्स अ बेंचमार्क, ये प्रॉपर तरीके एक बेंचमार्क फिक्स कर देता है। ओके, इम्प्रूव इन प्लानिंग एंड फोरकास्टिंग, ओके, प्रॉपर तरीके से हम प्लानिंग एंड फोरकास्टिंग हम कर सकते हैं, ये है बेनिफिट्स ऑफ आईएफआरएस है। ओके, तो ये था कुछ एक्चुअली बेसिक्स इंफॉर्मेशन ऑफ द आईएफआरएस। ओके, अभी हमने करंट वीडियो में हमने क्या क्या देखा, कॉन्सेप्ट्स हमने देख लिए, उसके बाद में हमने देख लिया एक्चुअली बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमने देखा, और उसके बाद में हम आईएफआरएस हमने देखा, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड के बारे में हमने थोड़ा बहुत एक्चुअली इन्फॉर्मेशन लिया, बेसिक्स हमने देखा। ओके, थैंक यू वेरी मच।